हाँ जी, तो पिछले क्लास में आप लोगों को होमवर्क दिया गया होगा। उम्मीद है आप सब जो हैं कम से कम क्वेश्चन ज़रूर पढ़े होंगे, ट्राई तो किए होंगे। उसमें कुछ पूछना भी है तो एस.सी. वर्मा के बुक में 15 नंबर और एन.सी.ई.आर.टी. बुक में 12 और 13 जो है वो कूलम्ब फोर्स पर बेस्ड था, वो क्वेश्चन है। देखिए, पढ़ने के लिए अभी हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में बहुत ज़्यादा पढ़े नहीं हैं, पढ़े मेनली कूलम्ब फोर्स कि दो चार्ज को r डिस्टेंस पे रख दिए तो दोनों के बीच फोर्स कितना लगेगा। ध्यान से सुनेंगे। देखो, एन.सी.ई.आर.टी. बुक में जो है ज़्यादातर जो न्यूमेरिकल्स है वो 12th पढ़ रहे हैं तो 12th का ही कंसेप्ट उसमें यूज होगा, बहुत कम 11th का कंसेप्ट यूज होगा। लेकिन एस.सी. वर्मा के बुक में या जो भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता है उसमें क्वेश्चन जो पूछा जाता है उसमें 11th का भी प्रॉपर यूज होता है। ठीक है, पूरा कंसेप्ट नहीं भी जानते हैं लेकिन कुछ बात जैसे वेक्टर हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, कहीं कहीं स्प्रिंग फोर्स, कहीं कहीं सर्कुलर मोशन, ये सब का यूज पड़ता है। तो हम लोग जो हैं जब कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिए हैं और आगे पढ़ना है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हम चाह रहे हैं ना कि कूलम्ब्स लॉ से रिलेटेड जो भी न्यूमेरिकल्स है उसका जो टाइप है वो हम सिखा दें, जिससे कि हमको दोबारा से कूलम्ब्स लॉ पे आना न पड़े। ठीक है, तो आप जो क्वेश्चन पूछे हैं वो क्वेश्चन तो हम बताएंगे ही, इसके अलावे भी एडिशनल हम लोगों को कुछ क्वेश्चन ऐसा बनाना है कि कोई धागा से किसी बॉल को लटका दिए या दो चार्ज पार्टिकल को लटका दिए, उसके बीच अट्रैक्शन रिपल्सन इस तरह का फोर्स लग रहा है, स्ट्रिंग में टेंशन बतलाओ, कितना एंगल से डेविएट करेगा, इस तरह का क्वेश्चन, या कुछ क्वेश्चन जो सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड होगा, एसएचएम से रिलेटेड होगा। तो आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो 11th क्लास में एसएचएम तक शायद पहुंच ही नहीं पाए होंगे, क्योंकि कुछ लोग शुरुआत में अपना प्लान किए कि हम ऑनलाइन पढ़ेंगे लेकिन एसएचएम का 2-3 चैप्टर के बाद वो आगे नहीं पढ़ पाए। कुछ लोग अगर ऑफलाइन क्लास भी किए तो जनरली होता क्या, एसएचएम आगे का चैप्टर्स है, रोटेशन, ग्रेविटेशन, उसके बाद एसएचएम आता है, तो वहाँ जाते जाते तक वो कंटिन्यूएशन ही नहीं बना पाए। तब उस प्रॉब्लम को बताने के लिए भी हम आपको कुछ बात पहले का कंसेप्ट सिखाएंगे, तो उसको ध्यान से सीखेंगे तो आप नहीं भी पढ़े होंगे ना तब भी प्रॉब्लम बनाने आ जाएगा। अब फुल एसएचएम पे तो कमांड नहीं हो जाएगा, क्योंकि एसएचएम पे कमांड करने के लिए तो एसएचएम पढ़ना पड़ेगा, लेकिन 12 से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो और एसएचएम से रिलेटेड हो तो वो आपको आसानी से बन जाएगा। ठीक है, तो चलिए पहले जो है हम लोग क्वेश्चन वो लेते हैं जो हम लोगों को होमवर्क से रिलेटेड था। होमवर्क में था जैसे एस.सी. वर्मा का 15 नंबर प्रॉब्लम। देखो मतलब जो आप पूछे हैं, होमवर्क तो 1 से 21 तक था, आप 15 नंबर पूछे। तो चलो 15 नंबर पहले एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। 15 नंबर प्रॉब्लम ऐसे भी थोड़ा देखने में ही लगता है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन वगैरह है, तो वो इतना एक माइंड पर इफेक्ट बना देता है कि देखने में ही बहुत हार्ड लगने लगता है। तो ठीक है, देखो जी 15 नंबर प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, कह रहा है कि सपोज एन अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स एक्ट्स बिटवीन टू प्रोटॉन्स। देखो जी, जैसे न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर जैसा कि आप जानते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स होता है, तो क्वेश्चन में कह रहा है कि दो प्रोटॉन के बीच जो न्यूक्लियर फोर्स लग रहा है अट्रैक्शन का, मान लो दो प्रोटॉन है और दोनों के बीच न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स जो लग रहा है, तो न्यूक्लियर अट्रैक्शन फोर्स क्या है जी, तो लिख दिया, इसका फॉर्मूला है
c बाई आर स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस के आर लिख दिया है। यही न्यूक्लियर फोर्स है। ध्यान से सुनना, देखने में भले हार्ड लगे, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। और हम लोग कोशिश करेंगे कि आज के क्लास में जितना भी टाइप हो बना ले, नहीं तो अगले दिन कर लेंगे तो कूलम्ब फोर्स हम लोगों का फिनिश हो जाएगा। तो फिर से हम लोग थियोरेटिकल कंटेंट में आएंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड पर आएंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। तो दो प्रोटॉन, क्वेश्चन में कह रहा कि ये जो दोनों प्रोटॉन है एक दूसरे से 5 फर्मी के डिस्टेंस पर है। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है 5 फर्मी है। फर्मी मतलब क्या होता है? 10 टू दी पावर माइनस 15 मीटर। ठीक है, कह रहा ये अट्रैक्टिव फोर्स जो लग रहा है दोनों के बीच, इसका इक्वेशन ये है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? कह रहा राइट डाउन द डायमेंशनल फॉर्मूला एंड एसआई यूनिट ऑफ सी एंड के। सी और के का कह रहा यूनिट और डायमेंशन बतलाओ क्या होगा। ठीक, तो ये क्वेश्चन तो कहीं से भी 12 से रिलेटेड तो है नहीं है, यूनिट डायमेंशन से रिलेटेड। सी का मुझे यूनिट डायमेंशन चाहिए। देखो, इसको हम लोग एक्सपोनेंशियल बोलते हैं, इसका कोई यूनिट डायमेंशन होता नहीं है। ठीक ना, यूनिट डायमेंशन जब पढ़े होंगे तो इस एक्सपोनेंशियल टर्म का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता। यानी कि e टू दी पावर माइनस के आर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। तो सोचो, जब इसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं है तो c बाई आर स्क्वायर का जो यूनिट होगा वही ना f का होगा। c बाई आर स्क्वायर का जो डायमेंशनल फार्मूला होगा वही ना f का होगा। तो बोलेंगे क्या कि डायमेंशनली, डायमेंशन के ख्याल से c बाई आर स्क्वायर किसके इक्वल होगा? f के, क्योंकि इसका तो कोई यूनिट डायमेंशन है ही नहीं। अब देखो, c इक्वल टू हो गया f इंटू आर स्क्वायर। अब थोड़ा बोलो तो यूनिट ऑफ c, जल्दी बोलो। f का यूनिट क्या होता है? न्यूटन। और r का क्या हो गया? मीटर। न्यूटन मीटर स्क्वायर हो गया। क्या ये बहुत दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है? अब बतलाओ, डायमेंशनल इक्वेशन, डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा? तो न्यूटन को क्या जानते हो? ठीक है, एम एल टी पावर माइनस 2, अब मीटर स्क्वायर एल पर पावर 2। देखो तो ये क्या आ गया? एम, एल पर पावर 3, टी पर पावर माइनस 2। कोई दिक्कत है? अरे बन गया। बस एक क्वेश्चन का तो आंसर हो गया। अब चलो, कह रहा के का यूनिट डायमेंशन क्या होगा? तो ये जानो, के जो है या कोई भी न्यूमेरिक टर्म पे जो पावर होता है, ये पावर में न है। जो भी चीज पावर, हिंदी में घात बोलते हैं, जो पावर में हो उसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता। यानी के आर का जो है, पावर में के आर ना लिखा हुआ है, तो बोलेंगे क्या? के आर इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। के आर का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होगा। तो जिसका कोई यूनिट डायमेंशन नहीं होता है उसको हम लोग ऐसे इक्वेट कर देंगे, के आर इजकल टू 1। ठीक ना, क्या लिख दिए? के आर इजकल टू 1। 1 का कोई यूनिट डायमेंशन नहीं है, तो के आर का भी कोई यूनिट डायमेंशन नहीं। अब बतलाओ, के क्या हो गया जी? 1 बाई आर। अब बतलाओ, यूनिट ऑफ के का यूनिट क्या होगा? 1 बाई मीटर, यानी मीटर पर पावर -1। और बतलाओ इसका डायमेंशनल इक्वेशन क्या होगा?
तो डायमेंशनल इक्वेशन देखें तो मीटर मतलब लेंथ ना, लेंथ पर पावर -1। तो देखो ये जो हम क्वेश्चन बतलाए, ये क्वेश्चन कहीं से भी 12th से जुड़ा हुआ है क्या, कूलम्ब्स लॉ से जुड़ा हुआ है? बिल्कुल नहीं। ये क्वेश्चन जो है वो 11th का जो फर्स्ट चैप्टर यूनिट डायमेंशन पढ़ते हैं उससे मतलब रखता है। अब चलो तुम कहो कि हम तो भाई पढ़वे नहीं किए, नहीं भी पढ़े तो देखो शुरू से ही बताए हैं, जहाँ चाह है वहाँ राह है। जब चाह दोगे तो पढ़ लोगे। यूनिट डायमेंशन का भी लेक्चर जो है मेरा यूट्यूब पर डाला हुआ है, और तुम बढ़िया से उसको देख लो, एकदम आराम से सिखाया हुआ है। तुम चाहोगे तो सीख जाओगे, और नहीं चाहने पर तो फिर कोई कितना भी कोशिश करे वो संभव नहीं। इसलिए यूनिट डायमेंशन पूरा मत सीखना, कम से कम काम भर सीख लेना यूनिट डायमेंशन निकाला कैसे जाता है, बस उतना ही से काम हो जाएगा। हालांकि इस क्लासरूम में सब कुछ पढ़ाया गया। अब देखो बी पार्ट क्वेश्चन का क्या है। क्वेश्चन का जो बी पार्ट है, अगर सामने बुक हो तो एक बार पढ़ लो। कह रहा बी पार्ट में कि सपोज k इक्वल टू 1 फर्मी, देखो k का वैल्यू दे दिया है 1 फर्मी टू दी पावर -1। तो देखो पहले तो क्या करो, फर्मी को मीटर में बदलो। तुम जानते हो नहीं 10 टू दी पावर -1, यानी ये हो गया 10 टू दी पावर +15 मीटर -1 है ना, ये प्लस हो जाएगा ना, ठीक है। अब देखो जी r का वैल्यू दिया हुआ है ही 5 फर्मी। तुम समझ रहे हो 5 × 10 टू दी पावर -15 मीटर। क्वेश्चन में कह रहा कि मान लो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है F, इसको कूलम्ब फोर्स के द्वारा बैलेंस किया जा रहा है, यानी कूलम्ब फोर्स रिपेल कर रहा है, इस दोनों प्रोटॉन को कूलम्ब फोर्स रिपेल कर रहा है, और अट्रैक्ट कौन कर रहा है, न्यूक्लियर फोर्स, और ये बैलेंस है। तो ठीक है, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है तुमसे कि C का वैल्यू क्या होगा। तो कोई बात नहीं, ध्यान से देखो जी, दो प्रोटॉन के बीच कूलम्ब फोर्स क्या होगा। तो कूलम्ब फोर्स अगर देखें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 × Q2, दो प्रोटॉन के बीच का फोर्स है, डिवाइडेड बाई r²। चलो ये फोर्स निकल जाएगा कि नहीं। इसका वैल्यू क्या होता है 9 × 10 टू दी पावर 9 इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन का चार्ज, इसका होल स्क्वायर कर दें, और r जो है वो 5 फर्मी है, 10 टू दी पावर -15 स्क्वायर कर देते हैं। सॉल्व करोगे 9 × 2.56, 1.6 का स्क्वायर होता है ना 2.56, बोलो। इसके अलावे नीचे में आएगा 25 इंटू 10 टू दी पावर -38, और ये -30, तो ये -8 होगा ना, तो ये 10 बच जा, 9 है तो 10 बचेगा ना, तो इंटू क्या कर दो 10। इतना सॉल्व कर लो, इतना न्यूटन आ गया, बोलो F निकल गया। और F निकल गया और हमको C निकालना है। और जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ है F = C/r² e टू दी पावर -kr। हमको निकालना C का वैल्यू है। देखो तो C कैसे निकलेगा, F × r² e टू दी पावर -kr। क्या सही लिखे? इसको ऊपर ले जाओ, F × r² e टू दी पावर +kr। बोलो सही है कि नहीं। अब F मालूम है, अरे F मालूम है, R मालूम है, बिल्कुल मालूम है, 5 फर्मी। तो देखो जी F r² और e टू दी पावर kr। तुम कहोगे यही ना हमको दिक्कत है, इसी से तो डरे हुए हैं। तो कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इसको लिख दे रहे इक्वेशन फर्स्ट।
तुमको F मालूम, R मालूम, अगर ये मालूम हो जाए तो प्रॉब्लम बन गया कि नहीं। तो ये कैसे मालूम होगा, तो हम ऐसा करते हैं, पहले e⁻KR को निकालते हैं। जल्दी बोलो, क्वेश्चन में K कितना दिया है, 10⁻+15 मीटर इनवर्स, और R कितना दिया हुआ है, 5 फर्मी, 10⁻⁻⁻15, -15 + 15 गायब हो गया, ये कितना आ गया, e⁻5। अब बतलाओ तो e⁻5 का मतलब 5 बार e को मल्टीप्लाई कर देना, इसके लिए ज़्यादा कुछ सोचना, और e का वैल्यू होता कितना है, 2.71 होता है, अप्रॉक्स 2.71। बन गया कि नहीं, e 5 बार कर लो, अरे 2.71 को 5 बार मल्टीप्लाई कर दो, ये टर्म निकल गया, ये टर्म निकल गया, तो ये मालूम, R मालूम, F मालूम, तो प्रॉब्लम बन गया कि नहीं। ठीक है, नोट करो, ठीक ना। ये जो क्वेश्चन है SC वर्मा चैप्टर नंबर 29 जो वॉल्यूम 2 में है, उसका 15 नंबर प्रॉब्लम। देखिए, कुछ क्वेश्चन जो है आपके माइंड पर एक साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाता है। वो इस तरह से प्रेशर बनाएगा कि ढेर सारा चार्ज दे देगा। जैसे ही आप नंबर ऑफ चार्जेज बहुत सा देखते हैं तो आपको यही लगता है कि अरे 2 वाला तो हमसे बनता नहीं है, 2 से ज़्यादा वाला कैसे बने, ठीक ना। ये नहीं, ये एक साइकोलॉजी है, लोग के दबाव बन ही जाता है। तो उस तरह से देखो, परेशान नहीं होना है। पहले तो ये जानो कि जिस समस्या को हम बहुत अच्छे से जानेंगे नहीं, उसके समाधान तक तो पहुंचना उतना ही मुश्किल है। इसीलिए तुम डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर तुमसे कुछ बात पूछता है कि हाँ ये दिक्कत है, कब से है, अच्छा कहीं गिरे थे क्या, कहीं ये हुआ था, वो डायग्नोस करता है ना कि आखिर ये इफेक्ट कहाँ से आया। तो वैसे ही तुम जब क्वेश्चन को बनाते हो तो फर्स्ट वर्क है कि हम बेहतर उसका डायग्नोसिस करें। देखो याद रखना, डॉक्टर ग्रेट नहीं होता, उसका डायग्नोसिस ग्रेट होता है। वो अच्छे से जब पता लगा लेता है ना तो इलाज तो कर ही देगा, क्योंकि जानता है कि इस बीमारी का ये इलाज है, लेकिन बीमारी क्या है ये तो समझें। इसीलिए कुछ लोग जो डायग्नोसिस बेहतर नहीं करते, वो 8 को 10 को दवा लिख देते कि चलो 2-4 इफेक्ट एक साथ कंसीडर हो जाएगा, है ना कोई मेथड तो लग ही जाएगा। लेकिन उस तरह से जो है कभी कभी दिक्कत भी बढ़ जाता है, कभी कभी बीमारी कुछ और इलाज भी कुछ और हो जाता है। मिटाया जाने इसको। तो देखें, अब जो है हम लोग 20 नंबर SC वर्मा का प्रॉब्लम देख रहे हैं। एक स्टूडेंट जो है 20 नंबर प्रॉब्लम, और देखो 20 नंबर प्रॉब्लम बताएंगे हम जरूर, लेकिन वो आप ही लोग के हेल्प से बताएंगे। आप में से कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो 20 नंबर प्रॉब्लम को बना लिए। चलो 2 स्टूडेंट तो हाथ उठाया है, कम से कम ये 2 लोग तो हमको जरूर हेल्प करेंगे, है कि नहीं। अब रही बात, कुछ लोगों को लग रहा है कि देखिए आप हमसे कुछ उम्मीद मत कीजिएगा, है कि नहीं, लेकिन आपको नहीं मालूम है, आपसे हमको पूरा उम्मीद है। और देखिएगा इन दोनों के अलावे हम तीसरा से पूछेंगे और वो बताएगा, ठीक। क्वेश्चन केवल एक्सप्लेन कर रहे हैं, नहीं हो बुक तो मतलब बुक अगर सामने है तब तो पढ़िए, नहीं है तो कोई बात नहीं, आप ध्यान से देखिए, हम क्वेश्चन एक्सप्लेन कर रहे हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि ओरिजिन पे, ठीक ना, ये ओरिजिन है, यहाँ 1 कूलम चार्ज रखा हुआ, और इसके अलावे 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, इसी तरह से 100 सेंटीमीटर तक 10 ठो पॉइंट चार्ज रखा हुआ। जो 10 सेंटीमीटर पर रखा हुआ चार्ज है 1 × 10⁻⁻8 कूलम।
20 पे रखा हुआ है 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम। 27 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम। रिलेशन देख रहे हो ना, 1 8 27, ये क्या है जी? 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 का क्यूब 27। अगला क्या होगा? 64 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम। इसी तरह से अगर हम यहाँ पहुँचेंगे 10 का क्यूब यानी 1000 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम। 10 ठो पॉइंट चार्ज, ठीक। इस ओरिजिन के अलावे, ठीक ना, ये 20 सेंटीमीटर पे रखा हुआ, ये 30 सेंटीमीटर पे, 40, इसी तरह से 100 सेंटीमीटर तक गया। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है कि ये बतलाओ, ये जो 1 कूलम चार्ज है, इधर देखो, 1 कूलम चार्ज है, उस पर नेट फोर्स कितना लगेगा? तो 1 कूलम चार्ज पर नेट फोर्स कितना लगेगा? तो सोचो, ये चार्ज पॉजिटिव है ना, ये भी कैसा चार्ज है? पॉजिटिव है। तो बोलो, ये जो 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 कूलम है, जो पहला चार्ज है, मान लो Q1 है, ये Q1 इस पर किधर फोर्स लगाएगा? राइट में कि लेफ्ट में? तो जाहिर है दोनों पॉजिटिव है ना, तो लेफ्ट में। बोलो, मान लो ये जो चार्ज फोर्स लगाया वो F1 है। चलो जल्दी से बोलो, ये जो दूसरा चार्ज है 8 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, ये चार्ज इस 1 कूलम पर किधर फोर्स लगाएगा? लेफ्ट में कि राइट में? अरे लेफ्ट में कि राइट में? रिपल्सन ही ना होगा। तो जाहिर है ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो दोनों में रिपल्सन होगा। तो इस पर हम फोर्स देख रहे हैं, तो इधर भागेगा कि नहीं? मतलब भगाना चाहेगा ना, भागे चाहे मत भागे, इधर ही ना ढकेलेगा। चलो तीसरा चार्ज भी किधर फोर्स लगाएगा? इधर ही। यानी कि एक बात तो स्पष्ट हो गया कि ये 10 चार्ज जो है वो इधर ही इसको ढकेलना चाहेगा, लेफ्ट में। बोलो, तो एक काम करो, जैसे ही पोडियम है और 10 आदमी मिल करके इधर ढकेल रहा है, तो 10 का फोर्स ऐड होगा कि सब्ट्रैक्ट होगा? ऐड होगा। सब एक ही डायरेक्शन में ना ढकेल रहा है। यानी जानते हो इनडायरेक्ट वे में क्वेश्चन क्या है? 10 ठो फोर्स है, 10 को जोड़ो। अरे यही ना है, 10 ठो फोर्स है, 10 को जोड़ो। तो जोड़ने में क्या है? पहले फोर्स निकालेंगे, फिर अलजबरा जैसा जोड़ देंगे, क्योंकि सब सेम डायरेक्शन में। बोलो, तो ये तो कंसेप्ट हुआ कि हमको करना क्या है, ये तो तय हो गया। लेकिन अब अगला जो स्टेप है वो है उस कंसेप्ट का इम्प्लीमेंटेशन। देखो, हम लोग शुरू से ही कंसेप्ट में बहुत अच्छे रहे। जैसे कैसे तुम में से बहुत बच्चा कहता है थियरी हमको बहुत अच्छे से समझ में आ जाता है, न्यूमेरिकल में दिक्कत होता है। न्यूमेरिकल क्या है? उसी थियरी का इम्प्लीमेंटेशन, कैसे हम उसको यूज में लाएं। तो ठीक है, हमको नेट फोर्स देखना है इस 1 कूलम चार्ज पर। नेट फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज। बोलेंगे कि देखो, बहुत बुद्धि लगाने वाला बात नहीं है। F1 प्लस F2 प्लस F3 अप टू F10। बोलो, क्या आप बना दोगे? थोड़ा हिम्मत जुटाओगे ना, और जानते हो अगर बाय द वे क्वेश्चन तुमसे खुद बनाना तो एकदम तुम्हारे अंदर का फीलिंग बदल जाएगा, कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। तुम हिम्मत थोड़ा जुटाओ। पहले तो ये बतलाओ, हम F1 लिखें तो F1 का क्या फॉर्मूला होगा जी? F1 माने इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ना। तो बोलो ना, क्या लिखें? बोलो, K मतलब 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, Q1 इंटू Q2। तो Q1 इंटू Q2 करेंगे तो एक तो 1 कूलम है, तो 1, ये क्या है? 1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 8 बाई बीच का गैप 10 सेंटीमीटर ना,
तो तुम जान रहे हो 10 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर तो चलेगा नहीं, मीटर लाना पड़ेगा। तो 10 सेंटीमीटर को कितना मीटर लिखें? बोलो 10 सेंटीमीटर, तो 10/100 करेंगे ना, तो बोलो ये 0.1 हो गया कि नहीं? तो लिख दो 0.1 होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? अब चलो F2, इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स ना। अच्छा थोड़ा सोचो तो, ये जब इस पर फोर्स लगाएगा तो बीच में कुछ डिस्टर्ब नहीं करेगा? करेगा कि नहीं करेगा? बोलो, कुछ तो करेगा। तो बोलेंगे नहीं, कुछ नहीं करेगा। यही ना प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में पढ़े थे कि दो चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है उसको तीसरे चार्ज से कोई लेना देना, ये चार्ज रहे या ना रहे, ये रहे या ना रहे, इन दोनों के बीच जो फोर्स लगेगा उसको इससे कोई लेना देना। समझ रहे हो ना? देखो जी, अब चलो इन दोनों के बीच फोर्स, तो K 1 इंटू क्या लिखें? 8 इंटू 10⁻⁻8 डिवाइडेड बाई, अब बोलो यहां से यहां का डिस्टेंस 20, तो 0.2 लिखें। क्या लग रहा, आगे लिख दोगे ना? अगला बोलो जल्दी, 1 इंटू 27 इंटू 10⁻⁻8 3 स्क्वायर, यही ना? चलो आगे बढ़ जाओ, 10वां नंबर पर आ जाओ। K 1 इंटू 1000 10⁻⁻8 या 100 सेंटीमीटर ना, 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर ना। बस अब तुम कहोगे कि ठीक है लिख तो दी है, लेकिन इतना देख के आपको मालूम है कितना डर लगता है, ये सॉल्व कौन करेगा? हाँ ठीक है, ये भी सही बात है। देखो टीचर का काम जो है ना, वो साइकोलॉजिकल इफेक्ट को भी दूर करना है कि जो दबाव बनाता है मस्तिष्क पे। देखो पहले 10⁻⁻8 सब में है ना, और सब में K है, तो K इंटू 10⁻⁻8 को कॉमन लो, तो क्या बचेगा? देखो ना, 1/0.01, अरे स्क्वायर करेंगे ना। अगला क्या बचेगा? 8/0.04, बोलो आगे 27/09। इसी तरह से यहाँ क्या बचेगा? 1000/1, यही ना? तुम जानते हो ना K का वैल्यू 9 इंटू 10⁻9। ये देखो ना 1/0.01, सोचो इसको क्या लिखे? 100 लिख दें, ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो नीचे 1 हो जाएगा ना। इसको देखो तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 200 होगा, देखो ना ये 300 होगा, और यहाँ क्या है? 1000। आप थोड़ा सोचो और आगे बढ़ो, ये कितना हो गया? 10⁻⁻8 तो गायब 90 हुआ क्या? बोलो ये 90, इसमें से 100 कॉमन आएगा तो ये क्या हो जाएगा? 1 + 2 + 3 अप टू 10। देखो ना ये 1 का टेबल हो गया, 1 का पहाड़ा हो गया, और 1 को 1 से 10 तक ऐड करो। कभी तो बचपन से किया होगा ना, 1 का टेबल तुमको टीचर सिखाए होंगे, ऐड करो, कितना आया था? 55 आता है। और नहीं आता है तो एक फार्मूला है मैथमेटिक्स में, n इंटू n + 1/2, यहाँ 10 लिख दो, अपने आप जो है ये बन जाएगा, है ना? तो देखो जी कितना आ गया जी? 9 इंटू 10⁻³ इंटू 55, सॉल्व कर लो, इतना न्यूटन हो गया। बतलाओ तो ये क्वेश्चन देखने में जितना हार्ड था, क्या वाकई में उतना हार्ड लगा है? बस यही तुमको कोशिश करना है, ठीक ना? नोट करो, ये हार्ड बिल्कुल नहीं। हम कोई भी प्रॉब्लम तुमको बताएंगे ना, वो हार्ड नहीं लगेगा। सही बात तो ये है वो हार्ड है ही नहीं, तुम्हारे पास कंसेप्ट है,
तुम्हारे पास जो है अगर कैलकुलेशन है और तुम्हारे पास थोड़ा बहुत हिम्मत है कि नहीं हम बना सकते हैं, तो काम हो जाएगा। देखो डेयरिंग पावर जो है ना, इस दुनिया को बहुत कुछ दिया है। किसी ने इतना हिम्मत किया कि चांद तक पहुंचना है, पहले तो हिम्मत किया होगा ना। किसी ने ये हिम्मत किया कि माउंट एवरेस्ट के टॉप पर पहुंचना है, तब उसके बाद सोचा कि यहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या चीज़ चाहिए। तब वो कुछ दूर तक ऊपर चढ़ा, ऑक्सीजन के कमी हो गया, उतर के भागा। फिर अगले बार वो ऑक्सीजन लेकर गया। फिर सोचा कि इतना दुर्गम रास्ता है, कुछ भोजन वगैरह भी लेके जाना पड़ेगा। तो कैसे कैसे करके वो उस पोजीशन तक पहुंचा। तो तुम ये जानो कि जब तुम्हारे दिमाग में बैठ जाएगा कि नहीं मुझे इस लक्ष्य को अचीव करना है, तो अपने आप रास्ते भी निकलेंगे। नहीं तो बहाना के आधार से तो आदमी जीवे करता है। देखो भाई, देखिए हम तो सर जानते हैं बहुत टॉप करते, बाबूजी को पहले ही बोले थे ये स्कूल में एडमिशन करा दीजिएगा, फलाने कोचिंग में पढ़वा दीजिएगा। तुम जानते हो जिस कोचिंग का स्टूडेंट टॉप करता है उसी का बहुत सारा फेल भी करता है। कोचिंग इंस्टीट्यूट से ही टॉप करना और फेल करना अगर लगा होता तब तो तुम समझ लो, ऐसा नहीं है। करना तो तुम ही को पड़ता है। कहीं भी पढ़ोगे काम तो तुम ही को ना करोगे। तुम होमवर्क नहीं बनाओगे, तुम प्रॉब्लम नहीं बनाओगे, टीचर तुमको खूब होगा तो अच्छे से सिखा देंगे या थोड़ा मोटिवेट करेंगे, यही कर सकते हैं। देखो कुछ स्टूडेंट इसलिए ट्राई नहीं करता है होमवर्क देने पर क्योंकि उसके दिमाग में बैठा हुआ है कि सर हम जानते हैं, हम पहले भी बहुत बार कोशिश किए हैं, हमसे बना नहीं है और हम अपना टाइम बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। उतना देर में तो हम क्या क्या देख लेंगे मोबाइल, तो हम जो हैं झूठ मूठ के ट्राई क्यों करें। पहले तो ये जानना, जिस काम को तुम कोशिश करते हो और आसानी से बन जाता है वो काम तुम्हारे मस्तिष्क को कोई बेहतर नहीं बनाता है, पहले समझ लो। जैसे हम तुमको डेली होमवर्क दें, 1 का टेबल लिख के आना, 3+4 ऐड कर लेना, ये कर लेना, तो उस सब से तुम्हारा कोई फ़ायदा होने को है नहीं। जो काम करने में थोड़ा एफर्ट लगाना पड़ता उसी से थोड़ा स्ट्रेंथ आता, और कुछ काम ऐसा कि हम फुल एफर्ट लगा रहे हैं और हो ही नहीं पा रहा। हम बहुत देर टाइम दिए, 2 घंटा 3 घंटा 2 बार 3 बार ट्राई किए, नहीं बना। याद रखना वो तुम्हारे दिमाग को सबसे ज़्यादा इम्प्रूव कराता है। कैसे? उसके बनाने के चक्कर में हम सॉल्व एग्जाम्पल देखें, एक बार कॉपी पढ़े, सही मायने में प्रयास कर रहे हो तो हम लगातार एक्टिव रहे, तो वो तुम्हारे दिमाग को बहुत कुछ दिया। कुछ नहीं तो एक स्ट्रगल करना सिखाया। फिर अगले दिन तुम पूछे, तुम्हारे टीचर जो हैं उसको बताए, तो अब तुमको लगा कि अरे यहाँ पे हम अटक रहे थे, यही दिक्कत था, तुम्हारा कंसेप्ट और बेहतर हो गया। इसलिए हिम्मत मत हारना, बस ये कोशिश करना सर दिए हैं होमवर्क, इसका मतलब है कि हम इसको ट्राई तो करने लायक ज़रूर हैं, बने न बने उससे कोई मतलब नहीं। हम देखो जब भी होमवर्क देते हैं तो बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक ट्राई करना, हम ये नहीं कहते हैं बना लेना, कारण कि बनेगा नहीं बनेगा ये कौन जान रहा है। तुम अपना कोशिश करो। देखो तुम ही लोग के बीच में 2 स्टूडेंट जो है हाथ उठाया कि हम बना लिए, लेकिन जानते हो एक दिक्कत सबसे बड़ा क्या है, तुम में से ज़्यादातर लोग जो नहीं बनाए हैं वो पूछे भी नहीं हैं। तो तुम पूछता नहीं बन पाया है तो बोलो कि नहीं सर हमको 20 बता दीजिए। 495 × 10⁻³ बोलो ये लिखना सही है कि नहीं? तो ये लिखना पूरी तरह से सही नहीं है, गलत नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है। कैसे लिखना चाहिए इसको? 4.95 10⁻⁴ ठीक ना। स्टैंडर्ड जो रिप्रेजेंटेशन है ना वो ऐसे है। चलो इसको ऐसे लिख लो,
ठीक ना। ये सब आदत डालना है, कोशिश करना है कि हम स्टैंडर्ड चीज को फॉलो करें, ठीक ना। अब देखो जी, एनसीईआरटी बुक का जो है 12 नंबर जो प्रॉब्लम है वो कूलम्ब फोर्स पर बेस्ड है। 30 नंबर प्रॉब्लम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड है। इलेक्ट्रिक फील्ड अभी हम लोग नहीं पढ़े, कूलम्ब फोर्स जो पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन को देखते हैं। चलो, बुक तो शायद तुम लोग सब लाए होगे, और बुक ऐसे भी जब होमवर्क दिया जाए ना तो अगले दिन जरूर अपने पास रखना, उससे अच्छा रहेगा। देखो जी, क्वेश्चन में कह रहा 2 इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फीयर ए एंड बी आर देयर सेंटर सेपरेटेड बाय 50 सेंटीमीटर। कह रहा 2 स्फीयर है, दोनों का जो सेंटर है 50 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। इसके अलावे क्वेश्चन में यह कह दिया है कि दोनों पर जो चार्ज है 6.5 इंटू 10 टू दी पावर -7 कूलम्ब, इतना चार्ज है। तो निकालना क्या है? कह रहा क्वेश्चन में कि दोनों के बीच फोर्स बतलाओ, रिपल्सन का कितना लगेगा, यही पता करना है, ठीक है। और ये दे दिया है कि दोनों के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है इसके रेडियस से बहुत बड़ा है, मतलब इसको पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। अब बतलाओ, इस प्रॉब्लम को बनाने में कोई दिक्कत है? चार्ज दे दिया है, बीच का डिस्टेंस दे दिया है। क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट क्या लिखें? Q1 इंटू Q2 बाई R², 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 6.5 10 टू दी पावर -7 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 50 सेंटीमीटर, मतलब हाफ मीटर ना, होल स्क्वायर। इतना न्यूटन हो गया क्या? अब तो सॉल्व करेंगे ना इसको, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन का बी पार्ट। बी पार्ट में कह रहा है कि व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द एबव अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। कह रहा कि अब चार्ज को हम डबल कर दिए, 2Q कर दिए पहले जो Q था, और डिस्टेंस को हम हाफ कर दिए, यानी R/2 कर दिया। कह रहा अब इन दोनों के बीच फोर्स बतलाओ। तो देखो जी, फोर्स क्या लिखें? K 2Q इंटू 2Q R/2 होल स्क्वायर। क्या कोई दिक्कत है? देखो तो 2 इंटू 2 4, ये भी 4 ऊपर जाएगा तो 16 KQ इंटू Q बाई R² हुआ। बतलाओ तो KQ इंटू Q बाई R² को F बोले थे ना, यानी कि अब जो न्यू फोर्स आएगा उसको F' बोलें तो ये तय हो गया ना कि न्यू फोर्स F से कितना ज़्यादा होगा? 16 टाइम्स, 16 गुना ज़्यादा होगा। यानी जो ये आंसर आएगा उसमें 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी पार्ट बन जाएगा। नोट करें, ठीक है। अब देखो जी, यहाँ से क्वेश्चन के टाइप को चेंज कर रहे हैं। जो होमवर्क वगैरह दिए थे वो सब खत्म हो गया है, कुछ एडिशनल क्वेश्चन बता रहे हैं, ध्यान से सीखोगे। अगर बाय द वे 11th में बहुत बेहतर स्टडी नहीं भी किए होगे तो तुम बेहतर तरीके से सीख सकते हो, इसकी गारंटी है। ध्यान से देखो जी, क्वेश्चन क्या है। कह रहा 2 आइडेंटिकल बॉल है, दोनों का मास 20 ग्राम है और दोनों को हम लोग धागा से लटका दिए, 40 सेंटीमीटर लेंथ के धागा से लटका दिए। दोनों आइडेंटिकली चार्ज्ड।
जिस धागा से हम लोग लटकाए हैं उसका लेंथ है 40 सेंटीमीटर और इसका मास दे दिया है 20 ग्राम। दोनों पे चार्ज कितना है मालूम नहीं, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा दोनों पर इक्वल चार्ज। ठीक है, चलो इक्वल चार्ज। देखो चूंकि दोनों इक्वल मास का भी है और दोनों पर चार्ज भी सेम है, दोनों एक दूसरे को रिपेल करेगा ना, तो जाहिर है जितना ये इधर जाएगा उतना ही इधर जाएगा। दोनों एक जैसा आइडेंटिकल है तो बराबर का दोनों में डिस्प्लेसमेंट होगा। अगर चार्ज नहीं होता तो दोनों ऐसे लटका रहता, एक कांटेक्ट में रहता। तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहा है और क्वेश्चन में कह रहा है कि जब ये इक्विलिब्रियम में है तो बीच का गैप 4 सेंटीमीटर। ठीक, यानी एक बात तो तय हो गया कि ये कितना होगा 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर। ठीक, क्वेश्चन में पूछ रहा है कि तब बतलाओ दोनों पर कितना चार्ज है। देखो ये सब क्वेश्चन बढ़िया क्वेश्चन है, पहले जो बनाए हैं उससे थोड़ा सा ऊपर है, लेकिन वो भी ऐसा नहीं कि बहुत हार्ड है। देखो जी ये रुका हुआ है ना, रुका हुआ का मतलब क्या होता है? रुका हुआ का मतलब होता है कि इस पर नेट फोर्स 0, जितना ऊपर फोर्स लग रहा उतना नीचे, जितना राइट में उतना लेफ्ट में, है कि नहीं? बस यही है, और तो कोई मतलब है नहीं। तो पहले ये देखो इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है। तो एक तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है, नीचे mg लगेगा ना, इस पर भी लगेगा, हमको एक पर दिखा रहे हैं। बोलो ये चार्ज इस चार्ज को इधर रिपेल करेगा ना, तो रिपेल करेगा। अब सपोज करो धागा के कारण जो फोर्स लगेगा, इस फोर्स का अगर बात करें, मान लो 1 मिनट के लिए तुम 11th में नहीं पढ़ा है, तो तुम ये जानना कि कोई भी स्ट्रिंग धागा जब तना हुआ रहे ना, टाइट रहे, तो उसमें टेंशन फोर्स एग्जिस्ट करता है। यानी कि इस पर टेंशन लग रहा, और याद रखना टेंशन का डायरेक्शन हमेशा उस ऑब्जेक्ट से दूर जाते हुए दिखाया जाता है। अगर हमसे कोई यहाँ टेंशन पूछता ना कि इस पॉइंट पर, तो इधर टेंशन दिखाते, समझ रहे हो? उस ऑब्जेक्ट से दूर जाते हुए टेंशन दिखा। यानी देखो मेनली इस पर 3 फोर्स लग रहा है, कौन कौन? mg, रिपल्सिव कूलम्ब फोर्स और टेंशन। और ये रुका हुआ है, रुका हुआ है, इसका मतलब हुआ कि जितना अपवर्ड फोर्स है उतना ही डाउनवर्ड फोर्स है, जितना लेफ्ट में फोर्स है उतना ही राइट में फोर्स है। ठीक है, तो अपवर्ड फोर्स कितना है कहाँ हमको पता चला? टेंशन तो इधर हो गया, टेंशन ऊपर आता तब ना बोलते ऊपर T नीचे mg, T mg के इक्वल। लेकिन क्या यहाँ भी बोल दें? नहीं। मान लेते हैं ये एंगल है थीटा, तो जाहिर है ये भी थीटा होगा। तो देखो जी इधर T है, अगर तुम चाहोगे इसको इस 2 भाग में डिवाइड करें, तो जिधर थीटा है उधर बोलना होगा T cos थीटा, और जिधर 90 माइनस थीटा है उधर क्या बोलेंगे? T sin थीटा। क्लियर? तो T sin थीटा किसके इक्वल और T cos थीटा किसके इक्वल? बस बन गया, और यही तो कंसेप्ट। बोलेंगे क्या? T sin थीटा इक्वल टू F, T cos थीटा इक्वल टू mg। इक्वेशन फर्स्ट डिवाइडेड बाय सेकेंड। tan थीटा इक्वल टू F बाई mg। क्या कुछ गलत लिखा गया क्या? अरे ठीक ठाक लिखे ना, टी कट गया, tan थीटा F बाई mg।
तो F क्या हो गया जी, तो mg tan थीटा। ठीक, अब F होता क्या है, तो बोलेंगे F तो दोनों के बीच का फोर्स है, के Q इंटू क्यू बाई आर एस, mg tan थीटा। निकालना क्या है, निकालना चार्ज का वैल्यू है, क्वेश्चन में चार्ज पूछ रहा है, तो ठीक है, के क्यू स्क्वायर बाई आर स्क्वायर mg tan थीटा। यहाँ से देखो ना, क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा, mg tan थीटा इंटू आर स्क्वायर के क्यू स्क्वायर, सॉरी यही ना जी, बाई के। अब बतलाओ Q निकालना है, तो क्या करें, रूट अंडर mg tan थीटा डिवाइडेड बाई के, और आर स्क्वायर का रूट तो आर हो ही जाएगा। अब देखो क्वेश्चन में m मालूम है कि नहीं, जल्दी बोलो, मालूम है। g मालूम है कि नहीं, k तो 9 इंटू 10 टू द पावर 9। tan थीटा मालूम है कि नहीं, तो मालूम करना पड़ेगा, है ना। r मालूम है कि नहीं, तो r तो दोनों के बीच का गैप है 4 सेंटीमीटर, मालूम है ना। नियम के अनुसार देखो क्वेश्चन तो बन चुका है, लेकिन हाँ अभी ये फिनिश नहीं हुआ, तो क्या करें। चलो एक बात सिखा रहे हैं, बढ़िया सीखना। जैसे ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है देखो, ये 2 सेंटीमीटर, ये 40, थीटा के सामने है तो ये परपेंडिकुलर है ना, और ये क्या है, हाइपोटेनस। तो साइन थीटा अगर लिखें तब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो ये कितना हो गया, 1/20। ठीक है, देखो कुछ बात सिखा रहे, बढ़िया से सीखना। जब साइन थीटा का वैल्यू बहुत कम हो, 1/20, 1/40, 1/100, बहुत कम, तो साइन थीटा और टेन थीटा लगभग इक्वल होता है। जैसे देख लो यहाँ साइन थीटा कितना आया है जी, तो तुम जानते हो ना कि साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, तो 1/20 ऐसा लिखें। तो बोलो बेस कितना होगा, ये हाइपोटेनस 20 है 1, तो निकालोगे तो 20 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ये 399 होगा। अब थोड़ा टेन थीटा निकालो ना, क्या आ रहा है, 1/√399। बोलो ना 399 लगभग 400 के करीब है, तो इसको निकालेंगे तो ये भी लगभग क्या आ जाएगा, 1/20। देखो ये जो बात सिखाए हैं ना, इसको अच्छे से सीखना है। यानी साइन थीटा को कब लिख देना है टेन थीटा, ये याद रखना। साइन थीटा का वैल्यू जब बहुत कम होगा ना, तो वो लगभग किसके इक्वल हो जाता है। तो देखो कैलकुलेशन आसान हो गया कि नहीं, बोलो ठीक है। अब क्या, अब तो छू मंतर हो गया। बोलो जी मास कितना, 20 ग्राम, तो 20 ही लिख के छोड़ दें। अरे ग्राम है, केजी में बदलना पड़ेगा। क्या करें केजी में बदलने के लिए, 10 टू दी पावर -3, माने 1000 से डिवाइड करेंगे ना, इतना केजी। जी कितना, 10। बोलो टेन थीटा कितना, 1/20, और के कितना, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, और आर है 4 सेंटीमीटर, मीटर में बदलेंगे 4 इंटू 10 टू दी पावर, अरे 4/100 करें ना, चाहे 0.04 लिखेंगे, यही ना लिखेंगे। अब इसको सॉल्व करना है, क्योंकि तुम जान रहे हो कि तुम्हारा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें ऑप्शन आना है, बल्कि 12th के भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होने लगा। तो जहां ऑप्शन है तो हम लास्ट तक नहीं पहुंचेंगे, तो आंसर तक नहीं ना पहुंच पाएंगे। तो देखो तो इसको सॉल्व कैसे किया जाए। सॉल्व करने में भी बहुत बुद्धि लगाने जैसा बात है ही नहीं। देख लो बढ़िया से, ऊपर में जो है देखो 20 से 20 गायब हो गया क्या,
क्या बच गया 10 टू दी पावर -2, या कहो 1 इंटू 10 टू दी पावर -2, और नीचे क्या बच गया 9 इंटू 10 टू दी पावर 9, 4 इंटू 10 टू दी पावर -2। थोड़ा सोचो ना इसको, ये ऊपर जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 10 टू दी पावर 7 हो जाएगा ना। अब 1/9 को तो समझ ही रहे हो कितना हो गया 1/3, तो हाँ 1 मिनट -11 हो जाएगा ना। देखो जी, अच्छा ठीक है चलो लिख दे रहे 10 टू दी पावर -11। लेकिन तुम जानते हो कि अगर ये ऑड नंबर रहेगा तो ऑड नंबर में क्या दिक्कत है, उसका स्क्वायर रूट तो डायरेक्ट होगा नहीं, तो हम उसको किस नंबर में कन्वर्ट कर लेंगे, इवन नंबर में। इवन नंबर में कन्वर्ट करने के लिए देखो तो इसको ऐसे लिख दें 10/9, 10 टू दी पावर -12। बोलो वही बात है ना, इसको -12, 4 इंटू 10 टू दी पावर -2। बोलो तो अब बतलाओ 10 का रूट क्या होता है। तो तुमको सिखाए थे कि पाई स्क्वायर का जो वैल्यू होता है ना वो लगभग 10 के इक्वल होता है, यानी कि इस 10 का वैल्यू लगभग आता है 3.14। रूट निकालोगे तो 9 क्या हो गया जी 3 होगी, है कि नहीं। बोलो इसमें कोई दिक्कत है। अब जो है 10 टू दी पावर -6 हो गया, अब 4 इंटू 10 टू दी पावर -2 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो 4 इंटू 3.14 डिवाइडेड बाई 3, 10 टू दी पावर -8 न्यूटन। अब इसको सॉल्व करेंगे ना, चलो सॉरी इतना कूलम, क्योंकि चार्ज निकाल रहे हैं ना। अच्छा एक चीज़ और देखो, अगर इसी क्वेश्चन में ध्यान से सुनो, अगर इसी क्वेश्चन में थीटा न पूछ करके टेंशन पूछा होता कि स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, तो ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाना है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो है वो 1 हो जाता, तो टेंशन निकल जाएगा ना। तो खैर लिखो पहले ये क्वेश्चन जो बतलाए, देखो 24 नंबर एससी वर्मा का प्रॉब्लम है। जाहिर है इस तरह का क्वेश्चन आप पहले तो बनाए नहीं होंगे। हाँ, जो लोग ज़रूर 11th का पोर्शन ठीक से स्टडी किए हैं तो न्यूटन्स लॉ में इस तरह का क्वेश्चन आता था कि बस में एक पेंडुलम लटकाया हुआ है, बस ये एक्सलेशन से भागने लगा, बतलाओ पेंडुलम कितना एंगल से डेविएट होगा, टेंशन कितना होगा, ये सब क्वेश्चन रहता था। नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं है, आपको जो है अभी जो भी हम क्वेश्चन बतलाए इस क्वेश्चन को घर में जा कर के एक बार अपने से ट्राई करना है, बनाने का नहीं बनेगा फिर अपना कॉपी देखेंगे, लेकिन तब तक कोशिश करेंगे जब तक कि सफल ना। ठीक ना, इसका फाइनल रिजल्ट देखोगे 4.17 10 टू द पावर -8। देखो कैलकुलेशन हम केवल इसलिए कर रहे हैं क्योंकि तुमको एक हैबिट में डेवलप हो कि लास्ट रिजल्ट तक हमको जाना है। अक्सर जो है टीचर का एक लिमिटेड वर्क होता है, वो इक्वेशन लिख दिए, बोले वैल्यू अब पुट कर लेना, होना भी चाहिए क्योंकि बहुत सारा बात सिखाना है, तो उसमें क्यों उलझे जो काम आप बेहतर ढंग से कर सकते हैं। लेकिन चूँकि आप लोग जो है जब 7th या 8th क्लास में थे तो कोरोना आ गया था, उसके बाद आप लोग इतना गहराई से पढ़ाई पढ़े कि आपका स्ट्रगल बहुत स्ट्रांग हो गया, और आप प्रार्थना करते रहे कि ये कोरोना परमानेंट रहे, कि ऐसे ही हम अगला क्लास में चलते जाएं, है कि नहीं। फिर ख़त्म हो गया, अचानक एग्ज़ाम आ गया, और अब तो आप उस स्टेज पे पहुंच गए हैं जहां केवल एग्ज़ाम नहीं होता, वहां कैरियर भी आता है।
अब तो अगले साल से आप में से अलग अलग लोग अलग अलग कॉलेजेज में जाएंगे, अलग अलग टाइप के कॉलेजेज में जाएंगे। तो आप समझ ही रहे हैं कि अब आपका यहाँ से ज़्यादा सीरियस वर्क हो गया। तो बेहतर है अभी के देखो कुछ टाइम जो है, कुछ साल जो है बहुत अच्छे से मेहनत करके निकाल दोगे तो लाइफ बन जाएगा। तुम्हारा कंपटीशन जो है भले गिनती के लिए लाखों लोगों के बीच है, लेकिन वास्तव में कुछ हजार लोगों के बीच है। इसलिए क्योंकि बहुत से बच्चे बीच में डिसकंटिन्यूटी के वजह से वो पढ़ाई में कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं। जैसे तुम लोगों में भी कुछ लोग, जैसे अगर मान लो कोई व्यक्ति कभी कोई लोड नहीं लिया हो, कोई व्यक्ति हमेशा जो है समृद्धि में जिया हो, मान लो अपने थोड़ा भी गर्मी लगा उसके यहाँ एसी चल गया, आराम से रहा, कोई सब्जी भाजी भी लाना है तो उसके घर में नौकर चाकर सब व्यवस्था है, और अचानक उसको लाइफ में ऐसा स्ट्रगल आ गया कि कोई कहे कि अब तुमको ईंट भट्ठा पे काम करना है, तुमको ईंटा जोड़ने का काम करना है, ढोने का काम करना है, कूली का काम करना है, तो उसके लिए कितना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि वो स्ट्रगल करना जानता नहीं है। तो वैसे ही अगर कोई बच्चा स्टडी से कुछ दिन दूर रह जाए और अचानक उसको होमवर्क दिया जाए, अचानक उससे हार्ड वर्क लिया जाए, तो थोड़ा वो मुश्किल में पड़ जाता है। लेकिन आप पिछले 1-2 साल से अभ्यस्त हुए होंगे, क्योंकि आप में से सब लोग वो हैं जो मैट्रिक पास करके आए हैं एग्ज़ाम देके, है ना। डायरेक्ट प्रमोशन तो मिला नहीं है, तो इसलिए कंपैरेटिवली तो बेहतर ही होंगे। ठीक है, चलो देखो एक क्वेश्चन है, ध्यान सुनना, कि 2 न्यूट्रल बॉल है, दोनों आइडेंटिकल है, एक जैसा है, और हम लोग क्या किए, दोनों को एक दूसरे पे रगड़ दिए, तो क्या होगा, एक पर जितना पॉजिटिव चार्ज होगा दूसरे पे उतना नेगेटिव चार्ज होगा। कह रहा क्वेश्चन में कि इस दोनों बॉल को अलग अलग धागा से लटका दिए डिफरेंट पॉइंट से। चलो दोनों को लटका दिया गया, इक्वल लेंथ के स्ट्रिंग्स। कह रहा क्वेश्चन में कि जिस 2 पॉइंट से लटकाए हैं उसके बीच का गैप जो है 5 सेंटीमीटर है। जाहिर है एक पर निगेटिव चार्ज है और दूसरे पर पॉजिटिव चार्ज है, इक्वल अमाउंट में, क्योंकि न्यूट्रल बॉडी था, एक दूसरे पे रगड़े तो जाहिर है एक जितना पॉजिटिवली चार्ज होगा दूसरा उतना ही निगेटिवली चार्ज। अब बोलो इन दोनों के बीच कैसा फोर्स लगेगा, अट्रैक्शन का ना। क्वेश्चन में कह रहा है कि अब दोनों जो बॉल है इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन फोर्स के कारण एक दूसरे के क्लोज आया, ठीक, और एक दूसरे के क्लोज जब आया तो आ करके एक सर्टेन डिस्टेंस पर रुक गया। ठीक, सर्टेन डिस्टेंस पर रुक गया। जिस समय दोनों बॉल रुका इसके बीच का गैप है 3 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्वेश्चन है, आंसर नहीं है, केवल ध्यान से सुना। कुछ लोग कहता हम क्वेश्चन क्यों सुने, हम आंसर पढ़ने आए कि क्वेश्चन तो 1000 मेरे पास खुद ही है ना। देखो यहाँ तो देखो ये 5 सेंटीमीटर, ये 3, तो जाहिर है ये 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर होगा क्या। ठीक, आप देखना जी, क्वेश्चन में जो है कह रहा इसी पोजीशन में इक्विलिब्रियम में,
ठीक, बीच का गैप भी मालूम है, ये मालूम है एक पॉजिटिव एक निगेटिव चार्ज है, चार्ज कितना है ये मालूम नहीं है। अब थोड़ा क्वेश्चन जो है 23 नंबर एससी वर्मा का ये प्रॉब्लम है। क्वेश्चन में कह रहा है कि ये बतलाओ फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग। और क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ उसमें स्ट्रिंग का लेंथ 20 सेंटीमीटर है, स्ट्रिंग का लेंथ दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, और क्या क्या निकालना है, बॉल का मास क्या है, और ठीक ना, एक मिनट रुक जाओ, फाइंड द मास ऑफ ईच बॉल एंड द टेंशन इन स्ट्रिंग। हाँ ठीक है। चार्ज क्वेश्चन में दे दिया है 2 × 10⁻⁻8 कूलम, Q का वैल्यू दे दिया है 2 × 10⁻⁻8 कूलम। ठीक, देखो क्वेश्चन है तो कुछ ना कुछ निकालना तो होगा ना, उस पर मत जाओ क्या निकालना है, पहले तुम क्वेश्चन समझ गया ना। बोलो ये रुका हुआ है ना, अभी ना तुम पढ़ा था रुका हुआ का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स 0। बोलो इस पर कौन कौन फोर्स लग रहा है, नीचे md लग रहा है। बोलो ये जो चार्ज है इसको क्या मतलब, ये निगेटिव चार्ज है ना और ये पॉजिटिव चार्ज है। बोलो जी ये अट्रैक्ट कर रहा होगा ना, तो ये अट्रैक्शन का फोर्स लग रहा है, और ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है ना, इधर टेंशन लग रहा है। अगर इसको थीटा बोले ये भी थीटा होगा। अब बतलाओ ऊपर कितना फोर्स, T cos थीटा, इधर कितना फोर्स, T sin थीटा। क्या कोई दिक्कत है, इसी पोजीशन में रुका हुआ है, तो बोलो रुका हुआ है तो T sin थीटा किसके इक्वल, F के। T cos थीटा किसके इक्वल, mg के। दोनों को डिवाइड करो, बोलो tan थीटा किसके इक्वल, F/mg। निकालना किसका वैल्यू है, m का, तो m कितना, F/g tan थीटा, और f का वैल्यू क्या लिखें, K Q1 × Q2/r² g tan थीटा। बस यही ना, बस निकलना है इसको, इसमें बहुत दिमाग लगाने की क्या ज़रूरत है। K का वैल्यू तुमको मालूम है 9 × 10⁹, चार्ज भी ऑलरेडी दिया हुआ है, तो सोचो तो 9 × 10⁹ Q² 2 × 10⁻⁻8 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई r²। r तो 3 सेंटीमीटर है ना, 3 × 10⁻⁻2 होल स्क्वायर। g के जगह लिखो 10, और tan थीटा क्या लिखें, तो tan थीटा समझ रहे हो, अगर ऐसे भी देखो ये 20 है और ये 1 सेंटीमीटर है, tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो थीटा के सामने यही ना परपेंडिकुलर है, ये बेस है, तो 1 बेस क्या लिखें, तो सोचो ना ये 20 है, ये 20 है, तो 20 का स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर √399 होगा, तो 399। बोलो ये भी 1/20 हो जाएगा कि नहीं, या तुम ये भी बोल सकते हो साइन थीटा निकाल लो, वही लगभग क्या होगा, tan थीटा, क्योंकि साइन थीटा निकालोगे तो 1/20 आएगा। बोलो अभी ना सिखाए थे, तो यानी जहाँ tan थीटा लिखा हुआ है वहाँ क्या लिखना है, 1/20। अब इसको सॉल्व कर देना है, ऊपर में देख लो 9, ये भी 2 ऊपर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 8, 10⁻+9 और -16। बोलो कितना हो गया,
-7 और नीचे कितना हो गया 9 × 10⁻⁻⁴, 9 9 कैंसिल हो गया, 8 × 10⁻³ kg ना। अगर ग्राम में बदलना है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 ग्राम हो गया क्या, बोलो। तो देखो तो कैलकुलेशन भी इजी है कि नहीं। अरे लेकिन देखो हम जितना आसानी से बता दिए उतना आसान नहीं है, क्योंकि जब तुम क्वेश्चन पढ़ोगे ना तो तुम्हारा 5 मिनट टाइम तो क्वेश्चन पढ़ने ही और समझने ही में बीत जाएगा। अरे हम तो पहले से जान रहे हैं तब ना बतला दे रहे हैं, और नहीं तो पढ़ते तो फिर समझते क्वेश्चन क्या, इक्वेशन लिखे तभी ना आगे बढ़ेंगे। अब चलो इसी क्वेश्चन में पूछ रहा है टेंशन क्या होगा। अरे तो टेंशन जब इतना निकला तो टेंशन नहीं निकलेगा, बोलो। जैसे यही दोनों को एक तो तरीका है दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, वो नहीं तो इक्वेशन सेकंड ले लो। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड जल्दी बोलो, t कितना हो गया mg/cos थीटा। m मालूम हो गया, kg में अगर लें तो 8 × 10⁻³ और cos थीटा क्या होता है जी, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस जो है वो 399 है ना, और हाइपोटेनस कितना है 20, ये लगभग 1 है क्या, बोलो। ठीक चल रहे हो ना। देखो बाय द वे मान लो तुम ठीक नहीं चल रहे हो तो तुम्हारे साथ एक और समस्या है। कहते हो कि हम ठीक नहीं चल रहे, इतने लोग के बीच कैसे बोलें, कुछ मेरा भी इज्जत प्रतिष्ठा है। तो कोई बात नहीं, नहीं बोल पाते हो ना तो क्लास के बाद बोलना, लेकिन बोलना मत छोड़ो। गूंग हो जाना जो है ना वो शोषण सहने के लिए तैयार होना होता है। गूंगा मत हो जाओ, आवाज़ उठाते रहो, भले कोई सुने या मत सुने, समझे बात। वो एक दिन सुनाई भी पड़ेगा, समझ रहे हो। तो अगर अप्रॉक्सीमेटली लिखें तो ये वैल्यू लगभग क्या हो गया 1, तो कितना हो गया जी 8 × ठीक है आज इतना है।